नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मंच पर पहुंचते ही हजारों लोगों को अभिवादन किया। नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश को 825 करोड़ की 19 परियोजनाओं की सौगात देते हुए उद्घाटन व शिलान्यास किया। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश के अनेक मंत्री और बीजेपी नेता भी पहुंचे, जिन्होंने धर्मनगरी पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कि पक्ष कितना भी बलवान न हो, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। और यही भूमि है जहां भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इस भूमि को ही पसंद किया। मैं कुरुक्षेत्र के ये तीर्थ भूमि को बहुत मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की मातृशक्ति को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही हरियाणा की मातृशक्ति है जिसमें छोटे से प्रदेश होने के बावजूद देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और सीएपीएफ में सबसे ज्यादा अपने लाल भेजने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की माताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद कारीगरों को आधुनिक मशीन, टूल किट्स और पीएमईजीपी के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित कर उन्हें स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने पीएमईजीपी इकाइयों, केंद्रीय पूनी संयंत्रों और खादी ग्रामोद्योग भवनों का वर्चुअली लोकार्पण भी किया, जिसमें हरियाणा के पंचकुला में नवनिर्मित खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय व ग्रामोद्योग गोदाम का उद्घाटन भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के समय स्वराज की जो कल्पना की गई थी वो स्वदेशी व स्वभाषा के बिना अधूरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ की जनता को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश दिया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा की धरा पर पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में तेज गति के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज हरियाणा की धरा एक नए स्वदेशी आंदोलन का ये साक्षी बन रही है। इसका महत्व भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इसका शंखनाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो कर रहे हैं। मैं हरियाणा पधारने पर आदरणीय अमित शाह जी अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है, जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं अभी दीपावली आनी है। दीपावली के पहले
मोदी जी ने 140 करोड़ की संख्या में देश की जनता को 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया या 5% कर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य खड़ा किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। मित्रों, आजादी के वक्त खादी ने आर्थिक दृष्टि से स्वरोजगार, ग्रामीण उद्योग और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को जाने का मौका दिया था। सामाजिक दृष्टि से समानता और स्वावलंबन को लक्ष्यों को सिद्ध करने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आईएमटी रोहतक में साइबर डेयरी प्लांट के विस्तार प्लांट के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्लांट में प्रतिदिन 150 मैट्रिक टन दही, 3 मैट्रिक टन छाछ, 10 मैट्रिक टन योगर्ट व 10 मैट्रिक टन मिठाई का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र में गत 11 वर्षों में 70% की विकास दर के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे तीव्र गति से प्रगति की है। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साबर डेयरी प्लांट न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और विशेषकर मातृशक्ति को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले हरि की इस भूमि हरियाणा को मैं प्रणाम करता हूं। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता को पहली बार गाया और विश्व को एक ऐसा तत्वज्ञान दिया जिसके आधार पर पलायन भाव के बगैर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। ये कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष बने। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में अधिसूचना जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी है। बता दें, चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बने। हरियाणा विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। बता दें कि हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशों में भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। दरअसल विज ने राहुल गांधी के कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत बन चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मां के दो तरह के लाल होते हैं, एक जो विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं और दूसरा जो भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी जी की आदत है। भारत मां के दो तरह के लाल हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। अब फैसला तो लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। प्रजातंत्र में तो फैसला लोगों का ही है। अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने यमुनानगर में देर रात तूफानी दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमले पर तीखा पलटवार किया। मुलाना ने कहा कि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हर मंच पर हुड्डा का नाम लेते हैं, जिससे साबित होता है कि हुड्डा में कुछ खास बात है। साथ ही मुलाना ने बीजेपी की लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाए और आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में हर महिला को 2100 देने का वादा किया गया था। आखिर बीजेपी जुमलेबाजी ये कब खत्म होगी? आज भी आप नेट पे देख सकते हैं जो भाजपा का घोषणा पत्र था, उसके अंदर साफ लिखा था हरियाणा प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अब कहां गई वो बात? अब कहां से ये अलग अलग नई नई कंडीशनें आ गई? चुनाव के समय तो हर महिला की बात थी, आज 1 लाख आय होनी चाहिए, 15 साल से प्रदेश में रहने चाहिए और पता नहीं क्या क्या। ये जुमलेबाजी पे ही काम चलता, कब बंद होगी ये जुमलेबाजी? अभी आप देखिए वो भी निकलेंगी, अभी हमारे अध्यक्ष बने हैं, वो भी होगा, आप देखेंगे। और हर नेता अपनी तरफ से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैं यहां अपने गांव में बैठा हूं जाकिर जी के पास, तो अब सब कहें जी सभी नेता यहां होने चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं। लेकिन अब जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारे नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी बने हैं, सीएलपी की जिम्मेदारी फिर से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मिली है। 6 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर 2 बजे पदभार ग्रहण समारोह भी है। खलावली में इस बार दिवाली से पहले ही धुआं रूपी कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। तो वहीं शुक्रवार सुबह हल्की नमी के साथ कोहरे की चादर छाई रही, जिसके चलते सड़क पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सर्दी का मौसम अपेक्षाकृत जल्दी और ज्यादा ठंड रहेगी, जिस पर किसानों का कहना है कि कोहरे का समय पर आना रबी फसलों के लिए शुभ है, लेकिन अगर कोहरा घना और लंबा खींचता है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। राज्य के विकास और आतिथ्य सत्कार की सुविधाओं को एक नई ऊंचाई देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय नारनौल में लोक निर्माण विभाग अत्याधुनिक सुव्यवस्थित युक्त रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण 18.50 करोड़ की लागत से हुआ। स्थानीय स्तर पर इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री और नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने किया। नारनौल विश्राम गृह का लोकार्पण माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रकमलों द्वारा, ये हमारा विश्राम गृह 2019 से बनने लगा था और आज इसको आम जनता के लिए इसका लोकार्पण, इसके ऊपर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है और 33,350 टोटल कवर्ड एरिया, 9,750 स्क्वायर फुट जमीन पर ये बनकर तैयार हुआ है। इस रेस्ट हाउस में टोटल 23 कमरे हैं, जिसमें एक सीएम सूट, 3 वीआईपी सूट,
और 20-19 जो है वो नॉर्मल। 2 कमेटी रूम है, 2 मीटिंग हॉल है, 2 वेटिंग हॉल है। इस प्रकार से बहुत ही सुसज्जित रेस्ट हाउस नारनौल को मिला है। चरखी दादरी रेस्ट हाउस में डीसी मुनीश नागपाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जिले में विकास परियोजनाओं और कार्य प्रगति के बारे में जानकारी दी। डीसी मुनीश नागपाल ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि राजकीय योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आपसी समन्वय बनाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। डीसी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को समय पर सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप संपन्न कराने में कारगर साबित होगी। चरखी दादरी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। पहले तो मैं अपने मीडिया के प्रतिनिधियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं बताना चाहूंगा कि आज के जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो हरियाणा सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी जो नीतियां चलाई जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विकासात्मक पहलू हैं हरियाणा सरकार के, तो आपके माध्यम से समाज के हर वर्ग तक उन स्कीमों के बारे में, योजनाओं के बारे में, उन पहल के बारे में आपके माध्यम से पहुंचे। तो इसलिए ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और जैसा कि हमारे डीपीआर साहब द्वारा बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक अच्छा माध्यम है प्रत्येक माह सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का और विशेष तौर पर आपके माध्यम से पहुंचाने का। और हरियाणा सरकार का ध्येय भी यही है कि सशक्त नागरिक समृद्ध हरियाणा। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जो व्यापक सुधार हरियाणा सरकार द्वारा किए गए हैं वो आम जन तक, सभी तक ये पहुंचे। तो इस प्रकार इसी कारण से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपने काफी अच्छा प्रश्न किया कि जैसे परेशानी की बात है, जहां तक परेशानी की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि किसानों की सुविधा के लिए मेरी आज भी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से बात हुई थी। तो ई खरीद के माध्यम से जो प्राइवेट एजेंसीज भी जो खरीद हो रही है तो उसके माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर योजना के तहत बाजरा का जो मूल्य है वो उनको दिया जाएगा। ओल्ड थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में 2 अक्टूबर की देर रात मामूली कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया। इस झगड़े में 45 वर्षीय पनीर व्यापारी प्रवीण चौधरी की नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार प्रवीण चौधरी रात करीब 10:30 बजे अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में वे अपनी दुकान से लगभग 6-7 दुकानें आगे रुका और सामान लेने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद 2-3 युवकों से उसकी कहासुनी हो गई, जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गई। लड़ाई की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों के बीच दोबारा झड़प हो गई। इस दौरान आरोपियों में से एक ने प्रवीण चौधरी पर पेट पर नुकीले हथियार से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जी, आज रात को थाना ओल्ड में जगदीश वासी सनराइज कॉलोनी मवे ने शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि उसका बेटा परवीन, जिसकी बसीला कॉलोनी में अपने की दुकान है, कल वह अपने एक दुकान में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी के साथ वापस घर आ रहा था। तो रास्ते में सागर जनरल स्टोर गली नंबर 6 के चौक के पास पड़ता है, जहां पर वो मोटरसाइकिल पे सामान लेने के लिए रुका। तो वहां पर एक राजा नाम का लड़का व अन्य लड़के खड़े थे, जिनसे उनकी कहासुनी हो गई और इस दौरान लड़ाई झगड़े में राजा ने उसके बेटे को चाकू मार दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। जुलाना क्षेत्र के कमाचखेड़ा गांव में बीएसएफ जवान संदीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ नमाखों से विदाई दी गई। बता दें कि संदीप कुमार 18 साल से 175 बटालियन बीएसएफ में तैनात था और इस समय वे जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उम्र उनकी लगभग 39 साल थी। 4 अक्टूबर को संदीप कुमार को छुट्टी पर घर आना था, लेकिन 2 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। वहीं संदीप कुमार के भाई मंजीत ने बताया
कि उनके भाई की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और किसी हादसे के चलते उनका निधन हुआ। जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें संदीप कुमार के निधन की सूचना मिली, वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बीएसएफ जवानों ने उन्हें सलामी दी और कमाच खेड़ा गांव के ग्रामीणों ने संदीप कुमार अमर रहे के नारे लगाए। मेरे भाई का नाम संदीप कुमार है सर। उनके 4 बच्चे हैं सर, 1 लड़का है 3 लड़कियां, और पोस्टिंग जम्मू में थे सर। तो किसी हादसे की वजह से उनका देहांत हो गया सर ऑन ड्यूटी। तो अभी पूरे शोक के साथ उनको जो वहाँ से के सम्मान के साथ उनको यहाँ पे सलामी वगैरह दी गई है और उनका अंतिम संस्कार किया गया ऐसा है, सूचना मिली थी बीएसएफ का जवान संदीप कुमार था जो श्रीनगर के अंदर वहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गया है। वो सूचना पा के मैं अपने स्टाफ से ही आया हूँ। यहाँ पर जो भी जवान बीएसएफ के आए हुए थे उन्होंने सलामी के साथ और गांव के सभी व्यक्ति हर घर से आए हुए थे जो नमन थे बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पर जिंदाबाद के अमर रहने के नारे लगा करके अंतिम संस्कार किया है। जोधपुर निवासी और अखिल भारतीय बिश्नोई के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया को दुष्कर्म के मामले में अदालत ने जमानत दे दी। मामला हिसार के आदमपुर थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने देवेंद्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने चार्जशीट में 2000 पेज की सामग्री अदालत में पेश की। देवेंद्र बुढ़िया को 2 महीने जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए हिसार के अग्रोहा और जिंदल अस्पताल में दाखिल किया गया। अधिवक्ता पवन ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जिस तिथि को आरोप लगाए थे वे उसके बाद से मुकर गए हैं। बता दें कि देवेंद्र ने अपनी उम्र और पार्किंसंग बीमारी का हवाला देते हुए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राहत की याचिकाएं दी थी। अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। राजनीतिक कारण से भी इस मामले में संलिप्तता नजर आ रही है। आज देवेंद्र बुढ़िया जी की बेल एप्लीकेशन लगाई थी, रेगुलर बेल एप्लीकेशन, और माननीय अदालत ने काफी आर्गुमेंट सुनने के बाद दोनों पक्षों की हमारी बेल एप्लीकेशन मंजूर कर दी। हमारे खिलाफ जो आरोप लगे थे, जो कंप्लेनेंट ने हमारे खिलाफ आरोप लगाए कि एक्यूज ने, आरोपी ने मेरे साथ 2 फरवरी, अगस्त 24 और सितंबर 24 में मेरे साथ रेप किया। 2 फरवरी को चंडीगढ़ में और अगस्त सितंबर में जयपुर में। बाद में जब चालान पेश हुआ, वो सभी वर्षन से जो इनका डेट्स थी इनसे वो मुकर गए और इनकी बजाय उन्होंने डेट रखी फिर 15/5, 2/6 और 21/10/2024 की। हमारी वो डेट उस डेट पे नहीं हुआ। 15/6/5 को, 2/6 को और 21/10 को मेरे साथ रेप हुआ है। सबसे बड़ा आधार था, हमारे खिलाफ चालान पेश हो चुका था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो डॉक्यूमेंट ही काफी हैं देवेंद्र बुढ़िया जी को बेकसूर ठहराने के लिए, और इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि वो सभी आरोप बेबुनियाद है। फरीदाबाद के धौस थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। गांव के 32 वर्षीय युवक कर्मवीर ने अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना में कर्मवीर और उसकी 10 वर्षीय बेटी छवि की मौत हो गई, जबकि 2 बेटियां निशु और सृष्टि गंभीर रूप से पाई गई। तीन बच्चे 2 हॉस्पिटल में गए, वो भी फांसी पे लटका हुआ है। पता नहीं सुसाइड है, मर्डर है। इनका ससुराल वालों से झगड़ा भी चल रहा है, उसका भी केस हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या है। अभी ऐसा कुछ नोट वोट नहीं मिला। इसमें हो सकता है मर्डर भी हो सकता है, झगड़ा चल रहा है। 10-12 साल, 8 साल, 7 साल, 3 बच्चे। बच्चा है वो सीरियस अभी भी अंदर, यहाँ नहीं हॉस्पिटल में। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक स्वयं। तो जो भाई ये क्या नाम है इसका, जो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।